Yes, good morning students. Today we shall continue our fourth chapter, Landscape of the Soul. बेटा इसमें हमने इसमें देखा था, हमने आधे छोड़ा था। तो प्रीवियस पोर्शन में हमने देखा था कि चाइनीज़ पेंटिंग में पेंटर किस तरह से राजा के ऑर्डर पे एक पेंटिंग करता है, चित्र बनाता है, जिसको राजा बहुत अप्रिशिएट करता है। और उसके माउंटेन्स, स्काई, बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं, एवरीथिंग ही अप्रिशिएटेड उसमें जो पेंटर है अब उसको बताता है राजा को कि यहाँ पर एक गुफा का द्वार भी है और गुफा के द्वार को खोलने का आदेश देता है पेंटिंग के अंदर। और यहाँ वो पेंटिंग के अंदर जाता है चित्रकार, तो जब तक वो राजा अपना कुछ प्रॉम्प्टनेस दिखा पाता तब तक उसका द्वार, उसका जो गेट था वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इल्यूजन वाली बात थी। इस पेंटिंग में इल्यूजन का यूज़ किया गया था। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन की बात है, जिसमें एक डेलिकेट रियलिज्म की भी बात होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइनीज़ जो पेंटिंग है और यूरोपियन पेंटिंग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। चाइनीज़ पेंटर जो है यहाँ पर चाहता है कि हम लोग उसके दिमाग तक पहुँचें, उसके माइंड तक पहुँचें, जबकि यूरोपियन पेंटर चाहता है कि उसकी हम आंखें उधार ले लें, यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी पेंटिंग को देखें। तो यहाँ ये चीज़ हमने समझने की कोशिश की थी और इसमें आपको ये भी बताया था कि फिगरेटिव पेंटिंग्स क्या होती हैं। और मैंने आपको फिगरेटिव पेंटिंग्स की कुछ इमेजेस भी भेजी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिगरेटिव पेंटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, यस। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 36 से। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ शेंशुई। अब जो ये कंसेप्ट है, ये शेंशुई मीन्स ट्रेडिशनल चाइनीज़ पेंटिंग, इसके रूप में एक्सप्रेस किया गया है, किया जाता है। लिटरली माउंटेन वाटर, वास्तव में वो माउंटेन वाटर है, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। More than two elements of an image, these represent two complementary poles. यहाँ पर दो इमेजेस के दो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, पूरक जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। बेटा डाओइस्ट व्यू, डाओइस्ट मतलब अ सपोर्टर और एडियरेंट, डाओइस्ट मीन्स अ सपोर्टर और एडियरेंट ऑफ द चाइनीज फिलोसॉफी ऑफ टाओइज्म। टाओइज्म या डाओइज्म एक ही बात है, यानी टाओइज्म मतलब ये होता है, मीन्स टाओ इज द ओरिजिन एंड लॉ ऑफ ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। टाओ या डाओ। Taoists believe that people can become deities. टाओइस्ट जो होते हैं, टाओवादी या डाओवादी, वो बिलीव करते हैं कि पीपल कैन बिकम डेटीज। डेटीज मतलब देवता, देवी देवता, और लिव फॉर एवर प्रैक्टिसिंग सर्टन रिचुअल्स। यहाँ इनका ये विश्वास होता है, टाओइस्ट का, जो टाओवादी होते हैं उनका ये विश्वास होता है कि जो इंसान है वो देवता भी बन सकता है या हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, कुछ यदि सर्टन रिचुअल्स को वो फॉलो करे तो यहाँ पर ये जो डाओइज्म है इसके बारे में बताया गया है, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का जो डाओइस्ट व्यू है, डाओइस्ट डाओवादी दृष्टिकोण जो है, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। अब वो कैसे? द माउंटेन इज यांग, वो जो माउंटेन है वो यांग है, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। यांग जो है वो हेवन की तरह, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। इसको समझाते हैं। यांग मतलब इन चाइनीज फिलोसॉफी द एक्टिव मेल प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, कैरेक्टराइज्ड एज मेल and creative and associated with heaven, heat and light. This is yang, okay, in Chinese philosophy.
अब बेटा ये जो यांग और यिन, ये दोनों को एक साथ फिर समझाएंगे। अब ये यांग की डेफिनेशन दिया कि व्हाट इज़ यांग इन चाइनीज़ फिलोसॉफी। तो ये द माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, व्हाइल द वाटर इज यिन। पर्वतीय जल, माउंटेन यहाँ पर बोला गया है जो माउंटेन वाटर, उसके लिए। तो यहाँ पर माउंटेन को क्या बताया गया है? स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। जबकि जो वाटर है उसको यिन बोला गया है। यिन, यिन मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, अपोजिट। रेस्टिंग ऑन अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। क्लियर? मतलब यिन इन चाइनीज फिलोसॉफी द पैसिव फीमेल principle of the universe, characterized as female and sustaining and associated with dark earth and cold। मतलब यहाँ पर यान है लाइट और यिन है शैडो, लाइट एंड शैडो। तो अब यहाँ वो बोलते हैं द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, the receptive feminine aspect of the universal energy, yin जो feminine है ना, and its counterpart yang, active and masculine जो male, is of course a fundamental notion of Taoism। डाओइज्म का ये फंडामेंटल आइडिया, बेसिक आइडिया है यिन, यांग एंड यिन का, मतलब लाइट एंड शैडो का। मतलब यहाँ पर जो यांग है वो देवता को बोला गया और यिन जो है वो मानव को बोला गया एक तरह से। ठीक है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब कोई चीज़ जो ओवरलुक कर दी जाती है, अवॉइड कर दी जाती है, वो है थर्ड एलिमेंट। यहाँ तीसरा तत्व, ये तो दो तत्व हुए यिन एंड यांग। तीसरा तत्व जो होता है दैट इज मिडिल वॉइड। ये होता है एक मिडिल वॉइड, मध्य शून्य जिसको बोल सकते हैं, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। इन दोनों का जो इंटरेक्शन वहाँ पर होता है मिडिल वॉइड। इट रेफर्स टू द एम्प्टीनेस, मतलब बीच का शून्य, और द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड इल्यूजन, यानी वास्तविकता और भ्रम के बीच की जो थिन लाइन होती है उसको बोला गया है मिडिल वॉइड। मीन्स मिडिल वॉइड हियर refers to an emptiness or the thin line of difference between the real and illusion। अब कैसे? द पेंटर, जो हमने स्टार्टिंग में जिसकी बात की, द पेंटर वैनिश्ड इनसाइड हिज ओन पेंटिंग विच वॉज दैट ऑफ एन इल्यूजन। वो पेंटिंग के अंदर गया, ये हमारा भ्रम होता है। अभी कई ऐसे हम भी देखते हैं, कुछ भ्रम वाली चीज़ें हम भी देखते हैं, आंखों का धोखा होता है। भाई ये हम देख रहे हैं, दिख तो ऐसा रहा पर वास्तव में ऐसा है नहीं, वो इल्यूजन होता है। अ विजनरी हेल्यूसिनेशन, विजनरी यानी हेल्यूसिनेशन मतलब इल्यूजन, अ विजनरी हेल्यूसिनेशन मतलब दृष्टि भ्रम, विच वॉज क्रिएटेड ऑन अ 3D फ्रेम, वो जो उसने अपने 3D फ्रेम में बनाया था। कई बार होता है ना, हम लोग भी जैसे 3D पेंटिंग देखते हैं, है ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है वो 3D पेंटिंग एग्जैक्टली वो चीज़ की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो पेंटर उसको हाथ लगाता है तो अरे पता चलता है ये तो प्लेन पेपर पे बनाया गया है। तो 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को वो असेंबल करते हुए, वो उसको कोऑर्डिनेट करते हुए वो लोग बनाते हैं, उनकी वो टेक्निक होती है, उनका वो आर्ट होता है। तो यहाँ पर वो जो पेंटर ने 3D आर्ट बनाया था, 3D फ्रेम बनाया था, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर वो राजा को इल्यूजन हो जाता है कि ये वो पेंटिंग के अंदर चला जाता है। ठीक है, दैट वॉज एन इल्यूजन। तो यहाँ वही जो डिफरेंस है उसको मिडिल वॉइड बोला गया है, एम्प्टीनेस और वो थिन लाइन, डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द इल्यूजन। रियल वास्तविकता और इल्यूजन के बीच की जो लाइन होती है उसको मिडिल वॉइड बोला गया है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम की जो यौगिक प्रैक्टिस है उसको कंपेयर किया जा सकता है। ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। प्राणायाम क्या होता है? श्वास लो, रुको, श्वास छोड़ो, है ना। द सस्पेंशन मीन्स स्टॉपेज, द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज वॉइड। अब वो जो स्टॉपेज है ब्रेथ का, मतलब सांस लिया और जो रोका, वो सस्पेंशन, दैट इज वॉइड, दैट इज शून्य। एंड वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ से ध्यान अवस्था
आती है ना, ध्यान होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। मिडिल वॉइड जो है, मध्य शून्य जो है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इज इन चाइनीज़ लैंडस्केप, और इसीलिए वो मिडिल वॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज़ लैंडस्केप में जो पेंटर ने बनाया था वो ज़रूरी था। ठीक है, वो ज़रूरी था। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब ये हेवन और अर्थ का जो बीच का स्पेस है ही बिकम्स द कंडुइट, मतलब चैनल बन जाता है, एक माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के जो दोनों पोल्स हैं उनमें कम्युनिकेशन का चैनल बनता है वो। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसीलिए यहाँ पर मानव की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी हो जाती है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पर बताया गया है कि he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. This excerpt is taken from the landscape of the soul। ये जो छोटा सा हमने अभी ये पीस पढ़ा राइटिंग का, ये लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग। वहाँ के एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स, और स्पिरिचुअलिटी मतलब द क्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स डीप फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ रिलीजियस नेचर, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, यहाँ इसको थोड़ा सा एडिट भी किया गया है। अब देखते हैं गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। जो यहाँ पर आउटसाइडर आर्ट है, बाहरी कला जो है, बाह्य कला है ना, उसके बारे में बताया गया है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे mooted the concept of art brut in 1940s, जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट ने कंसेप्ट लाया आर्ट ब्रूट का, मतलब एक रफ आर्ट का, इन द 1940s द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। यानी ये कैसा अनट्रेंड, जिनको मतलब ट्रेनिंग नहीं होती, ऐसे पेंटर्स जो अपने हिसाब से कोई कला विकसित करते हैं, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर वो कंसेप्ट लेकर आए थे, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट उसमें था नहीं। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स मीन्स इंटरप्टेड बिगिनिंग्स, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। contemporary means of that time। तो फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो आउटसाइडर आर्ट है, बाह्य कला है, ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से, मतलब हुआ ये कि शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से मॉडर्न आर्ट में इंटरनेशनली लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान शुरू हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी। दे टुक इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ मॉडर्न आर्ट। दिस जॉनर मीन्स शैली, आपका जो आर्ट होता है, दिस जॉनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ये उन लोगों की शैली मानी जाती है जिन लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो आर्टिस्ट बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा प्रशिक्षण, ऐसी कोई ट्रेनिंग उस चीज़ में नहीं ली हुई थी, है ना। अभी भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें भाई आपको ट्रेनिंग नहीं है तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट। तो ऐसे ही उस समय का आर्ट हुआ करता था, यदि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको वहाँ उसमें अधिकार नहीं होता था उस फील्ड में काम करने का। ऐसे आउटसाइडर आर्ट की भी बात थी। अब यहाँ पर ये शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी उनमें वो टैलेंट है, उनमें वो इंसाइट है, डीप अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की। तो यहाँ ये आर्ट उन लोगों का माना जाता था। Their works are stimulating means inspiring, contrast to a lot of mainstream offerings।
यानी जो दूसरे वर्क होते थे उसी आर्ट में, उससे ज़्यादा इनका इंस्पिरेशनल होता, इंस्पायरिंग वर्क होता था। बेटा यहाँ पर एक चंडीगढ़ का आप लोगों ने रॉक गार्डन जिसने भी देखा होगा तो आपको याद आता होगा वो कैसे वेस्ट चीज़ों से बनाया गया है। ठीक है, मैंने भी खुद देखा है वो रॉक गार्डन, बहुत ही बेहतरीन रॉक गार्डन है। मतलब आप लोग जो कब्बसी के टुकड़े हैं, चूड़ियों के कांच के टुकड़े हैं, दुनिया भर के जो वेस्टेज हैं उससे इतना अद्भुत, इतना मार्वलस गार्डन बनाया गया है कि हैरान रह जाते हैं हम देखकर। पहले इन्हीं के बारे में लोग मजाक उड़ाया करते थे, कई बार तो इनको पागल भी संबोधित किया गया, मतलब कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं, ये इकट्ठा इतना कचरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने वो माउंटेन को काट के वहाँ पर ये जो गार्डन बनाया, जो उनका ड्रीम था, जो उनकी सोच थी, तो यहाँ वो प्रशिक्षित नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे, पर उन्होंने जो ये काम किया उस काम को इंटरनेशनल लेवल पे इतना सराहा गया कि उनको अवार्ड तक मिल चुके हैं। नेकचंद जी नाम है जिनका, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो ये आउटसाइडर आर्ट की बात हो रही है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं, अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज प्रोपाउंडिंग मीन्स प्रोपोगेटिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। उन्होंने भी इस समय, वो जो फ्रेंच पेंटर है जीन डुबुफेट, उन्होंने भी यह प्रचार किया था कि इंडिया में कि एक अनट्यूटर्ड, अप्रशिक्षित, जीनियस, बुद्धिमान व्यक्ति पैराडाइसिक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। उस समय वो पूरा अपने खुद के लिए गार्डन बनाने के लिए जंगल को, एक जंगल का टुकड़ा था उसकी सफाई करता था कि वहाँ पर वो रिसाइकल करके चीज़ों को या स्टोन से ऐसे एक गार्डन बनाएंगे चंडीगढ़ में। Its 80-year-old creator director Nekchand is now hailed means greeted as India's biggest contributor to outsider art। आउटसाइडर आर्ट में, बाह्य कला में, ऐसे अप्रशिक्षित लोगों की कला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अब उनका सम्मान किया जाता है। पहले उनका इतना वैल्यू नहीं था, जब वो कर रहे थे वो काम उस समय लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और लोग बोलते थे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, है ना, लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब वो बनकर तैयार हुआ तो आज पूरी दुनिया उनको मानती है। आउटसाइडर आर्ट में उनका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। The 50th issue means spring 2005 of Raw Vision, रॉ विजन का जो 50वां संस्करण है, यूके बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, जो अग्रणी है ऐसे पब्लिकेशन में बाह्य कलाओं के, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर विमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर। अपने फ्रंट पेज पे उन्होंने इस चीज़ को जगह दी है, इनके द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन और इनके द्वारा बनाई गई फेमस विमेन एट बाय द वाटरफॉल। ठीक है, ये जो चीज़ें इनके द्वारा बनाई गई है बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, यानी ये इमेच्योर जो आर्ट होता है उसका आर्ट ब्रूट बोला गया है। ये नोशन जो आइडिया है, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। उस समय वो अपने रॉ के स्टेट में ही था, है ना, अपरिपक्व दौर में था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। यानी उस समय चाहे वो टिन का टुकड़ा हो, चाहे आपके वो कार का टूटा हुआ पीस हो, ठीक है, या आपके कब्बसी के टुकड़े हों, सिंक का टुकड़ा हो, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ इस आर्ट वर्क के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया था। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू dizzying means amazing heights, recognizing his art, identifying his art as an outstanding testimony, एक बहुत ही अच्छा प्रमाण, testimony of the difference a single man can make when he lives his dream।
जब व्यक्ति अपने ड्रीम को जीता है ना, ड्रीम के लिए जीता है और ड्रीम को जीता है, तो उसमें किस तरह से वो एक प्रमाण प्रस्तुत करता है, एक टेस्टिमोनी, एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, प्रमाण दिया ना उन्होंने लोगों को। जो लोग मजाक उड़ाते थे, जो लोग ये बोलते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या उटपटांग सी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया लोगों के सामने। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम। अब जो यूनेस्को के जो स्विस कमीशन है, स्विट्ज़रलैंड की कमीशन, वो ऑनर कर रही है बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। उनके काम के लिए उनको ऑनर करने वाली है। द 5-month इंटरैक्टिव शो रियल्म ऑफ नेक्चर, ये नाम से, बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड। उनकी ये चीज़ जारी भी अक्टूबर में करने की जाने वाली है। जब भी ये संस्करण छपा हो उस समय का 2005, उस समय की बात है, तो इनको इतना ऑनर भी मिला। बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूजियम्स में यहाँ उनका वो प्रदर्शन भी किया जाना है उनकी कला का। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेक्चन सेज। ये जानने के बाद नेकचंद जी का ये कहना रहा था कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होगा कि जब लोग उस गार्डन में चलें और वहाँ मेरे क्रिएशन को, मेरी रचना को देखें, ये मेरा असली रिवॉर्ड होगा। वो चाहते थे कि लोग आएँ और उनकी उस रचना को, उनकी कला को, कलाकृतियों को देखें, बस उनका वो रिवॉर्ड था। वो बस वो अपना सपना जीना चाहते थे और सपना उन्होंने जिया और पूरा किया। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ये आर्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा हमने। मेरा ख्याल है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है ना, ये मैं आपको भेजूँगी PDF। और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, वर्किंग विद वर्ड्स, ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है और ये करना ही है आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे भी बहुत कुछ पूछा जाता है NCERT में, तो यहाँ आपको थोरोली पढ़ना ज़रूरी है। ये अभी इतना यही काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय।